स्टार्ट कर दिया हूँ हिंदी व्याकरण में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में अब एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हिंदी व्याकरण की, उसमें अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे, मैं स्क्रीन पर भी बताऊंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊंगा। जो चीजें बोर्ड पर समझाने लायक रहेंगी उसको भी समझाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी आप एक बोर्ड ही समझिए, यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख करके आपको बताऊंगा। तो व्याकरण के चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को मैं एक एक करके चैप्टर को बताता चलूंगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक एक चैप्टर, मैं पहले आज बताऊंगा भाषा और व्याकरण से। भाषा और व्याकरण आपका चलेगा, ये देख रहे हैं आज पहला चैप्टर चलेगा भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज एंड ग्रामर को हम आज डिटेल में बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। आज ये आपको एग्जाम में काम में आएगा, चाहे सीटेट दे रहे हैं, चेट दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, स्टेट कोई भी दे रहे हैं, जहाँ पर भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले वहां पर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक जड़ से जानकारी भी मिल जाएगी, और उसके साथ वर्ड विचार करेंगे, जिसको जो आपको फोनोलॉजी होता है, वर्ड कैसे आपको पढ़ना होता है, जो आप आ ई ऊ का पढ़ते हैं ठीक से नहीं, और जो आपको मात्राएं होती हैं, जो अनुस्वार होते हैं, सब कैसे विसर्ग कैसे यूज किए जाते, सारी चीजें फिर शब्द विचार पर बताएंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, सभी सभी को क्रम बाई क्रम बताते जाएंगे। पहले आज हम भाषा और व्याकरण को बताते हैं। चलिए हम आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं वीडियो को, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले खंड का है व्याकरण का, आपका भाषा और व्याकरण क्या है, भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज एंड ग्रामर को आप समझ सकते हैं, वैसे भी आप बोलते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कर दिया, जैसे कि आपको पता है कि जो बोली जाती है वही तो भाषा है। आप जो बोलते हैं ना वो क्या है, एक भाषा होती है। आप कुछ भी बोल रहे हैं ना तो क्या बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप शब्दों का यूज कर रहे हैं, वाक्यों का यूज कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, लेकिन आप भाषा ही तो यूज कर रहे हैं। यानी क्या है कि जब भाषा जो होती है वो विचारों के परस्पर आदान प्रदान का साधन है, और भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उनके विचारों को अवगत कराते हैं। सीधी बात यह है कि भाषा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा स्रोत है जिसके जरिए से हम किसी के विचार को, उसका हम विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरे तक हम पहुंचाते हैं। यानी हमारे मन में हमारे विचार क्या है वो किसी दूसरे को हम अवगत कराएं उससे, और उसके विचार को हम जाने। तो ये जो स्रोत है जिसके जरिए से हम करेंगे, यही हमारी भाषा होती है। अब समझेंगे, किसी की कोई बात है, वो आपको अगर अवगत कराए किसी के जरिए, वो भाषा के जरिए करेगा। अब वो भाषा आपकी लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है, कोई भी। तो भाषा तो भाषा नहीं, भाषा ही होगा, ये नोट कर लेना आपको। तो भाषा का भी सारी डिटेल में बताया जाएगा। तो भाषा जो होती है, भाषा जो होता है, भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से, किससे, भाष धातु से हुई थी, ठीक है। ये ध्यान देना, ये देख रहे हैं ना, इससे हमें भाषा का, यहाँ से आपका भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, किससे, भाष धातु से लिया गया है। तो और इसका अर्थ, भाष का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बोलना, इसका मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, बोलना। तो बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी ये भाषा का रूप ले लेती है। ये क्या रूप लेती है, भाषा। यानी भाषा जो है, भाष से ही भाषा शब्द का अस्तित्व में आया है। भाष धातु से ही हमारे भाषा जो शब्द बना हुआ है वहीं से अस्तित्व में इसका आया हुआ है। इस प्रकार हम जो कुछ भी, या इसके प्रयास में जो कुछ भी मुख से बोलते हैं, मुख से जितनी भी चीजें बोलते हैं, वो सब के सब क्या है, वो एक भाषा है। और भाषा के वो टूटे फूटे अंग है, जैसे शब्द हो गया, वो वाक्य हो गए, ये सारी चीजें होती है, परंतु वो पूरा का पूरा आपका एक क्या होता है, भाषा होता है। ये चीजें एकदम समझ के रखना। भाषा आप समझ सकते हैं, डिटेल में होगा। परिभाषा आप देखते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, दूसरे के विचारों को समझता है। देखिए, मैंने भी वो वही चीज बोला ना, कि भाषा क्या है, जो हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाएं, अवगत कराएं, और दूसरे की भाषा को हम अपने अंदर लाएं। क्या चीज बोला जा रहा है, क्या बात हो रही है, उसको हम करें, तो वही क्या होता है, यानी कि अपनी भाषा, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरे को अवगत कराएं, और दूसरी की भाषा को खुद हम समझें। ये जो साधन है, यही हमारा भाषा है, ठीक। बात को समझ गए। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, तो परिभाषा के रूप में अब भाषा हो गई है। उसके बाद और, तो यहाँ पर देखिए,
और भाषा का एक छोटा सा डिटेल दिया गया कि भाषा ने ही मनुष्य के विकास के उच्चतर अवस्था तक ले जाने का कार्य किया है। भाषा जो है मनुष्य के उच्चतर अवस्था तक ले जाने का कार्य किया है। मतलब आप जो भी मनुष्य को ऊपर आप वो बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये भाषा का ही एक साधन, भाषा के ही जरिए से, उसी के कारण से, उसी की स्रोत से ही ये आगे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि भाषा से ही सारी चीजें समझ में आती है, सारी चीजें होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, वो चीजें पढ़ते हैं। भारत में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के राज्य, जो जितने राज्य हैं, तो उन राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में, जैसे उत्तर और मध्य भारत जो है, अपने उत्तर साइड और मध्य भारत जो है, इनके बीचों में अगर देखा जाए, इसमें भाषाएं जो होती है, जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें हिंदी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इतने उत्तर और मध्य भारत में तो हिंदी बोली जाएगी, और तमिल में तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी। गुजरात में आप सोचे देखे होंगे गुजराती बोली जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी, और उड़ीसा में उड़िया, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं। उसके बाद अगर देखते हैं इसी तरीके से कन्नड़, असमी, बंगाली, मलयालम आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो हमारे पूरे भारत में भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। अब कितनी भाषाएं हमारे यहाँ पर भारत में वैध हैं, कितनी भाषाओं को हमें दर्जा दिया गया है, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, वो चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे कि संसार में भाषाओं में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान प्राप्त है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, उसका स्थान कौन सा प्राप्त है? तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के अधिक है। आप इसको कैसे दिमाग लगाएंगे कि कैसे में याद रहे कितनी भाषा बोलने वाले हैं? तो तीन, देखिए तीसरा स्थान है, तीन से बन जाता है 30, 30 के बाद करोड़ लगा दिए, 30 करोड़ हमारे हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। बस कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं 14 सितंबर, तारीख याद कर लीजिए कि 14 सितंबर 1949, 1949 को हमारे भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी, भारत की राजभाषा के रूप में क्या? हिंदी, हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में माना गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। 1949 को हमारे भारत में राजभाषा के रूप में, किसको? राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा के रूप में हमें हिंदी का दर्जा मिला, मान्यता मिली। और इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में अगर देखते हैं तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। कितनी भाषाएं संविधान में हमारे? तो 22 लैंग्वेजेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज याद कर लेना, बहुत एग्जाम में काम आता है। और इस प्रकार से वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक आपका हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। ये हमारे 22 लैंग्वेजेज आपके सामने यहाँ पर हैं। इतनी भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। संस्कृत जो होती है, इसको भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संस्कृत हमारी कौन सी भाषा है? प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राचीन भाषा। और विश्व में भी, विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विश्व में जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं ना, जो भी है ना, उनमें से संस्कृत जो है हमारी एक भाषा है। और हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब हिंदी, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है और हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा भी है हिंदी। कौन कौन सी भाषा है? राजभाषा है, राजभाषा के साथ साथ हमारी ये मातृभाषा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब भाषा के भेद पर पहुंचते हैं। भाषा के भेद पर मतलब काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज। तो काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज मतलब भाषा के टाइप्स, उसके प्रकार, उसके भेद क्या क्या है, उसको देखते हैं। तो मानव जगत के अपने विचार के भावों के दो प्रकार से प्रस्तुत करता है। दो प्रकार, एक तो होता है बोलकर और दूसरा होता है लिखकर। अगर आप भाषा को देखते हैं तो एक आप बोलकर भाषा को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक आपका लिख करके। तीसरी भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा होती है, बट वहां पर वो अलग प्रकार की भाषा हो जाती है। तो हम यहाँ पर दो भाषाओं को, जो कि आपके बुक में आपको एक एनईपी द्वारा जो हमारे भारत में जिसको मान्यता मिली है, वो दो भाषाएं आपकी हैं, मौखिक और लिखित। लिखित जो बोलकर भाषा बोली जाती है उसको हम मौखिक बोलते हैं, जो लिख कर भाषा जो दर्शाई जाती बताई जाती है उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहला है मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा मतलब जिसको हम उच्चारित करें, जिसको मुंह से बोले, वो उसको हम बोलते हैं उच्चारित भाषा या मौखिक भाषा। इसको हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज हमारी जो होती है, ये मुख से बोल करके जो विचार को प्रकट किए जाते हैं, वह भाषा बोलचाल रूप में होती है। इसे मौखिक या उच्चारित भाषा कहा जाता है।
मुख से जो भाषा बोल करके एक्सप्रेस की जाए, प्रकट की जाए, किसी दूसरे को बताया जाए, बोलचाल के रूप में जो हमारा उसको प्रयोग किया जाए, ये भाषा हमारी मौखिक भाषा यूज होती है, जिसको हम उच्चारित भाषा भी कहते हैं। दूसरा हम चलते हैं लिखित भाषा। लिखित क्या है? रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज क्या होती है? जिसको हम लिख करके एक्सप्रेस करें, मतलब मौखिक भाषा को जब हम लिख कर प्रकट करें। अगर आप जो बोल रहे हैं उसको बोले ना, उसको कहीं लिख कर के बताएं, तो होती है लिखित भाषा। और लिखित भाषा जो होता है, ये लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों और अक्षरों का प्रयोग। लिखित भाषा में आप ध्वनि का आवाज नहीं उसमें करेंगे, उसमें आप ध्वनि नहीं निकालेंगे, साउंड का यूज नहीं करेंगे, आप उसको लिख करके और लिखेंगे तो वर्ण और अक्षरों में, शब्दों में लिखेंगे उसको, ठीक है। ये चीज होती है आपकी भाषाओं के परिभाषा। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो अगला है हमारा कि भाषा के दोनों भेद में अंतर। दोनों भेद में अंतर, अब मौखिक और लिखित में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो भाषा का जो मौखिक रूप होता है वो परिवर्तनशील होता है। भाषा का जो आप देखेंगे मौखिक रूप होता है परिवर्तनशील। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि आप देखते हैं भाषा जो मौखिक रूप से बोला जाए उसको किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। उसको किसी भी तरीके से बोला जाए, किसी को देखें उसमें आप किसी कोई राग बिठा के बोले, कोई गा करके उसको बोले, कोई वैसे ही बोल रहा है, कोई इसको टेढ़ा-मेढ़ा कर, मतलब किसी भी तरीके से बोले, वो परिवर्तनशील है। उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसमें कर्ता क्रियाकर्म आगे-पीछे भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो आपका मौखिक रूप कोई ऐसा नहीं है उसको आप इस तो जैसे आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो अलग तरीके से होती है और जो आपका इंग्लिश लिटरेचर होती है वो अलग होती है। तो सेम इसी तरीके से देखते हैं, लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। अगर आप लिखित भाषा का बात करते हैं तो वो स्थिरता बनी, वो स्थिर होती है, वो एक ही तरीके से होता है। इस अंतर के कारण भाषा के लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी गई। मतलब अब ये समझिए कि आपका मौखिक भाषा वो परिवर्तनशील है, मतलब जब नहीं तब बदल जाती है। तो जब भाषा जो है आपकी ये लिखित रूप की होती है, वो तो बदलेगी नहीं। मौखिक भाषा बदलेगी, तो जो बदलेगी उस पर भरोसा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जो नहीं बदलेगी उस पर भरोसा, मतलब लिखित भाषा जो है परिवर्तनशील नहीं है, वो आपकी स्थिर रहती है। जब वो स्थिर रहती है, तो इसका मतलब कि वो अच्छी भाषा है और वो यूज़फुल भाषा है, उसका यूजेज कहीं पर ठोस रूप में किया जा सकता है। इसलिए इसकी महत्ता अधिक दी गई है किसको? लिखित भाषा को। भाषा लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश कार्य इसी द्वारा संपर्क है। लिखित भाषा का ही एक आप आज देख रहे हैं जो आप ऐतिहासिक काल की चीज़ों को समझते हो, लिखित भाषा का ही जिसको पूरा तत्काल में देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हमारा प्रागैतिहासिक काल के बाद से हम अगर ऐतिहासिक काल में आते हैं, सब में हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें मिली जहाँ पर कुछ लिखी चीज़ें, तो भाषा क्या लिखित रूप में थी ना। तो इसी तरीके से लिखित भाषा के ज़रिए से हमारा साहित्य जो है संरक्षित है और आगे भी वो काम आ रहा है। लिखित कहते नहीं है कि कोई भी चीज़ कहते लिख के दो, आप लिख कर दो तब समझे, तो मतलब लिख करके वो भाषा जो होती है वो आपको प्रूव करके मानी जाती है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं भाषा का लिखित रूप का महत्व। अब इसका असली महत्व में देखते हैं लिखित रूप का क्या-क्या महत्व है। तो लिखित रूप का महत्व जो है बहुत सारे हैं जिसको हम देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। मतलब आप जितने भी हमारे भारत में, विश्व में या कहीं पर भी आपको जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम जो हो रहे हैं वो लिखित रूप में है। क्या उसको बोल करके रखा जा सकता है? आप कोई भी आज चीज़, कोई भी काम है, कोई भी डेटा है, उसको आप बोल करके रख देंगे कहीं पर? नहीं रख सकते ना। उसको लिख देंगे तो कोई दूसरा भी आएगा तो भाई बोलेगा कि अच्छा ये काम था। इस तो लिखित रूप में वो भाषा टिक सकती है आगे तक, लेकिन मौखिक भाषा जो है वो टिक नहीं सकती, क्योंकि आज कुछ बोला गया कल कुछ भी बोला जा सकता है। ये चीज़ है। यहाँ पर भाषा का लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य जो ज्ञान का अनुपम और बेहद भंडार है वो सुरक्षित रहता है। अभी लिखित भाषा का ही रूप है जो काल हम बहुत पुरानी चीज़ों को जानते हैं, जैसे आप बहुत पहले की नहीं, आप स्वतंत्रता संग्राम की ही बात ले लें कि जो 1857 की क्रांति को हम बोल करके ही क्या उसको सुने, उसको लिखे हैं, बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ करके ही तो आज हम उसके बारे में जान रहे हैं। नहीं बोल करके कोई दूसरा कुछ परिवर्तित कर देता तो क्या पता चलता कोई ये सच्चाई है। तो लिखित रूप में हम पुरानी चीज़ें भी जान सकते हैं, जो कि बहुत सारा अनुपम, बहुत सारे भंडार पड़े हुए हैं पुराने, वो सारी चीज़ें संरक्षित हैं किसके कारण से? लिखित भाषा के ज़रिए से। लिखित भाषा का स्थायी रूप, लिखित भाषा का स्थायी रूप क्या है? सॉरी अस्थायी रूप में है, लिखित भाषा अस्थायी रूप में होता है और भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले होता है व्यवहार में भाषा के दोनों रूपों का बहुत महत्व है। वैसे दोनों अपनी-अपनी जगह स्थान है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण लिखित, उसके बाद मौखिक, परंतु दोनों भाषाओं का अपना-अपना एक स्थान है, दोनों का एक रूप है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग में अधिक पाया जाता है। दैनिक व्यवहार में आप भाषा का मौखिक रूप ही यूज़ करते हैं, लिखित नहीं। आप दैनिक जीवन में तो हमेशा बोल ही तो रहे हैं, तो मौखिक ये भी तो ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मातृभाषा।
जिसको बोलते हैं मदर टंग, जो कि सीटेट एग्जाम या यूपीटेट या कहीं पर भी किसी भी टेट एग्जाम में ये मिलने वाला है। किसी भी आप टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और जरूर उसको डिटेल से अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिजनों से इस भाषा के बारे में बातें करते पाता है, उसी को स्वाभाविक रूप से सीख लेता है और मातृभाषा ही कहा जाता है। मतलब आप देखे होंगे कि आपके घर में या किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह जब छोटा होता है तो जो भी वो चीजें धीरे धीरे सीखते हुए जाता है अंत तक, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कौन सी भाषा सीखता है, जो उसके माता पिता और उसके एटमॉस्फेयर में, उसके वातावरण, उसके घर परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है वही भाषा की यूज कर। फर्स्ट हम देखते हैं तो वो सबसे पहले अपनी माता की भाषा जो होती है, अपने पिता की जो भाषा होती है उन्हीं को वो सीखता है। तो देखा जाए तो भाषा सेम ही भाषा होगी आपके परिवार की, तो वो परिवार की भाषा को सीखता है और परिवार की भाषा जो रहेगी वही भाषा आपकी एक मातृभाषा होगी, क्योंकि वही बच्चा सीखेगा। बच्चा कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा। हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ में हिंदी भाषा परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है। हिंदी भाषा उसकी मातृभाषा बन गई। अगर वो हिंदी भाषी परिवार में अगर पैदा हुआ है तो वो हिंदी भाषा को सीखेगा। अगर वो इंग्लिश भाषी परिवार में पैदा हुआ है तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेगा। एंड इसी तरीके से अगर वो मराठी परिवार में अगर पैदा हुआ तो मराठी लैंग्वेज सीखेगा। तो ये चीज होती है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जन्म से जो सीखा जाता है, जिस जन्म से जो बच्चे जिस भाषा को वो कलेक्ट करता है जो भी, वही हमारा होता है कौन सी भाषा? मातृभाषा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर टंग, तो मदर टंग हो गया। उसके बाद आप देखते हैं प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा होती है आप किसी प्रदेश में रह रहे होंगे, किसी न किसी प्रदेश में तो आप रह रहे होंगे, तो प्रादेशिक भाषा वहां पर कुछ ना कुछ बोली जाती है। प्रादेशिक भाषा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में अगर देखें तो आप हिंदी बोली जाती है। साथ ही साथ पंजाब में अगर देखें तो पंजाबी बोली जाती है और गुजरात में देखेंगे तो गुजराती बोली। इसी तरीके महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बांग्ला और केरल में मलयालम बोली जाती है। ये वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं। ये सब क्या है? प्रादेशिक। तो आपके जो प्रदेश भर में जो, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा हिंदी बोली जाती है तो आपकी प्रादेशिक भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। तो ये प्रादेशिक भाषा होती है। बात एकदम सिंपल है, जो आपके प्रदेश में भाषा बोली जाती है जो चीज वो प्रादेशिक भाषा हो जाती है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज होती है जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने व समझी जाती है। मतलब ऐसी कोई भाषा हो जो अपने राष्ट्र में अधिकांश भूमि पर, अधिकांश जगह पर वही भाषा बोली जा रही है, वो आपकी राष्ट्रभाषा बन जाती है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा हिंदी को मिलने जा रहा था, बट यहाँ पर जो तमिलनाडु के उधर साइड के जो साउथ एरिया पड़ जाता है उधर साइड वाले हिंदी को मान्यता नहीं, क्योंकि वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारी भाषाएं बोल रहे थे तो वो हिंदी को महत्व नहीं दे पाए। तो अधिकांश जगह पर बोली जा रही थी, बट इसी तरीके से कुछ राज्य पड़ गए जिसकी वजह से हिंदी भाषा राज्य भाषा ही रह गई, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं प्राप्त हुई। फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दिया जा सकता है क्योंकि अधिकांश भूभाग में ये बोला जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रभाषा वो बन जाती है। तो यहाँ पर आपकी कोई राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा वो होती है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंतरराष्ट्रीय भाषा तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की भी भाषाएं हों, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे कि जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्थान पा लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी कौन सी भाषा होगी? अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये आपके देश की भाषा नहीं है, ये आपके इंग्लैंड की भाषा थी, ब्रिटिश लैंग्वेज आपकी थी। तो यहाँ पर अमेरिकन लैंग्वेज में, ब्रिटिश लैंग्वेज में ये सारी भाषाएं जो है इंग्लिश से चलती हैं। तो इंग्लिश कौन? अब बताइए, आपके देश में विदेश है, विदेश में जो चीजें वो इंटरनेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्र, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्र। जो आपके दूसरे देश से भाषा हो रही है तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जिसी को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा का आपका डिटेल हो गया। इस तरीके से आप देखते हैं तो हम यहाँ पर आपको लेके चलते हैं बोली। किस पर लेके चलते हैं? बोली। अब आप पहुंच गए बोली पर। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं। भाषा के, उसी को हम डायलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। तो डायलेक्ट जो है इंग्लिश शब्द है बोली। लेकिन आप देखते हैं जो बोली बोल रहे हैं, ये बोली क्या है? ये भाषा के क्षेत्रीय रूप है। ये क्या क्षेत्र रूप? अब कुछ भी आप बोलेंगे अपने क्षेत्र की ही भाषा बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो उसी को बोलते हैं बोली। बोली बोलते हैं ना, यहाँ पर ये बोली बोली जा, वहां पर ये बोली जाए, तो आप क्या बोलते हैं? अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली। अब बोला जाए सर क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा वो भाषा होती है जो आपके एक लोकल एरिया होता है, आपका क्षेत्र जो होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा, तो आपका जैसे जिला हो गया आपका, लगभग मान के चलिए, तो उसमें जो भाषा बोली जा रही है आपके क्षेत्र में, वो आपका क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी।
तो इस तरीके से वह छोटे क्षेत्र में बोलने वाली भाषा का रूप स्थानीय रूप होता है, जिसे बोली कहते हैं। क्या बोला जाए, क्षेत्र में जो आपके स्थान पर जो भाषा बोली जा रही है वही बोली होती है, और किसी क्षेत्र में विशेष वहां पर निवासियों द्वारा मौखिक रूप में विचारों में आदान प्रदान के साधन होती है। आप अपने अगल बगल जितने भी आपके पड़ोसी होंगे, जो भी होंगे, निवासी होंगे, उनसे आप इसी भाषा का यूज करेंगे, क्षेत्रीय भाषा का। जो स्थानीय भाषा होती है इसी को हम बोली बोलते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। मतलब बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। बोली आप अपने एरिया में ही बोल रहे हैं, अपने एक लोकल क्षेत्र में ही बोल रहे हैं, ये क्षेत्रीय भाषा में ही रह जाती है, क्षेत्रीय भाषा में रह जाती है। परंतु भाषा जो होती है उसका व्यापक रूप, वो भाषा कहीं पर भी बोली जा सकती है। क्षेत्रीय भाषा अगर आप कहीं पर जाएंगे, आप मराठी में बोलने लगेंगे, वहां पर तो मराठी वाले समझ नहीं पाएंगे। बांग्ला में, मतलब बंगाल में जाएंगे तो वहां पर नहीं समझ पाएंगे। बट कुछ ऐसी भाषाएं होती है, मतलब भाषा जो होती है, भाषा को कहीं पर भी बोलेंगे वो समझ सकता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नहीं समझता है। मतलब बोली जो है कोई नहीं समझ सकता है, भाषा पर तू बोली आप समझिए। बोली मतलब क्षेत्रीय भाषा समझ लीजिए। लेकिन भाषा का मतलब होता है जो आपको प्रदेश में बोली जा रही है, जो आपके राज्य में बोली जा रही है, जो आपके देश में बोली जा रही है, ये भाषा होती है। तो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं, जैसे मैथिली बोली, बुंदेली बोली, अवधी बोली, भोजपुरी बोली, ये सब बोली होती है। जैसे बिहार वाले भोजपुरी बोली बोलते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, यहाँ की बीच बीच वाले, जैसे यहाँ पर आप बुंदेली बोलते हैं, अवधी बोलते हैं। ऐसे ऐसे भाषा, ये क्या है, बोली है, भाषा के क्या है, ये रूप है। तो यहाँ पर आप पहुंचते हैं लिपि, किस पर पहुंचते हैं, लिपि पर। तो यहाँ पर लिपि देख रहे हैं, लिप क्या है, तो लिप क्या चीज होती है, लिप को बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब जो ये कोई चीज लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है तो उसको कोई ना कोई लिप में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट को। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्देशित किए गए हैं, मतलब कुछ निश्चित किए गए हैं, और उस चिन्ह को संबंधित भाषा को वर्ण कहते हैं। आप कोई भाषा लिख रहे हैं तो वो एक एक अक्षर द्वारा मिला करके लिखेंगे, तो जो एक वर्ड अक्षर, जो एक एक शब्द आप लिखिए, जैसे क लिखते हैं, क ख ग, इस लिखते नहीं है, तो ये क ख ग क्या है, ये आपका एक वर्ड है, वर्ड इसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो वर्ड के रूप में आपका होते हैं, यही तो आपका एक स्क्रिप्ट होता है, मतलब यही लिपि होता है। इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं समूह को, जो चिन्ह आपको बनाए गए, जो चिन्ह के समूह को लिखा गया, जो वर्णों के समूह को लिखा गया, ये विधि लिपि कहलाती है। विधि क्या कहलाती है, लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए चिन्ह निर्देशित किए जाते हैं, उनके लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आप मौखिक ध्वनि निकाल रहे हैं पर उसको लिखना चाहते हैं, तो वो आप किसी न किसी लिपि में लिखेंगे, जो किसी न किसी स्क्रिप्ट में आपका प्रदर्शित किया। संसार में होती है रोमन। तो ये सब लिपि हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत ही बार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी, और संस्कृत का भी देवनागरी, लेकिन उर्दू का फारसी होता है, पंजाबी का गुरमुखी, और अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है। ठीक है। तो इस तरीके से भाषा और बोली में, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। भाषा और बोली में अंतर देखते हैं, दोनों में क्या क्या है अंतर। तो सबसे पहला अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर आपके लिए देगा कि भाषा स्वयं में पूर्णतः के लिए होती है। भाषा जो होती है स्वयं में पूर्णता, पूर्णता मतलब पूरी तरीके से होती है, जबकि बोली जो होती है किसी भाषा का ही अंग होती है। ये जो बोली होती है वो किसी न किसी भाषा का आपका एक अंग होती है, लेकिन जो भाषा होती है अपने आप में वो पूर्ण होती है, वो पूरी तरीके से होती है। बोली आप भाषा के अंग, भाषा के टूटे फूटे उसी के पार्ट्स का यूज करते हैं बोली के रूप में भाषा के, तो भाषा आप समझ सकते हैं क्या है। उसके बाद भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विस्तृत मतलब बड़ा होता है, लेकिन जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। बोली जो होती है ये सामान्य तरीके से कहाँ बोली जाती है, ये बोलचाल में बोली जाती है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई लिखा, आप कुछ भी आप बुक लिख रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, पद्य रचना, गद्य रचना, तो वो किसी न किसी भाषा में आप करेंगे। इसके बाद आइए, भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। भाषा का संबंध आप व्याकरण से करेंगे, जबकि बोली जो होती है वो व्याकरण सम्मत नहीं है। बोली आप कुछ भी बोलते जाइए, कोई नहीं उसमें रूल व्याकरण लगाना, पर तो जो भाषा होती है वो एक व्याकरण से संबंध रखती है भाषा। ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका भाषा वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तब कह देना कि सर इसका भी वीडियो बनाइए, और पूरा हिंदी का व्याकरण समझा दीजिए, क्योंकि बेसिक मेरा कमजोर है। यहाँ पर व्याकरण, अब ग्रामर स्टार्ट होगा, जिसमें ग्रामर की एक एक चीजें चलेंगी, भाषा से जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगी। तो इसको हम आगे बनाते चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसके बाद मैं वर्ड पर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार समझ लेते हैं कि व्याकरण, वस्तुओं के समान भाषा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, संसार की सभी जो वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है।
भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन अधिक परिवर्तन होने से भाषा को समझना कठिन हो जाता है सर। जो आपका अगर कोई भी परिवर्तन है वो अधिक ज़्यादा बदलाव आ जाए तो भाषा में क्या होगा, वो कठिन हो जाएगा, वो भाषा डिफरेंस हो जाएगी। व्याकरण का कार्य भाषा में एक रूपता और शुद्धता बनाए रखना है। भाषा जो होती है वो व्याकरण उसमें क्या काम करता है, उस भाषा को एक रूपता और शुद्धता प्रदान, मतलब कि अगर आप व्याकरण की चर्चा करते, ये बात है कि भाषा में व्याकरण का क्या काम है, ये व्याकरण की बात आ रही है। समझ गए बात, जो भाषा अभी तक पढ़े उस भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण क्या चीज है, वही आपका ये छोटा सा एक चैप्टर है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा का नियमन करता है, और व्याकरण से ही हम जान सकते हैं कि भाषा का कौन सा शुद्ध रूप है और भाषा का कौन सा मतलब अगर हम व्याकरण का यूज कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि हमारी इस भाषा में कहाँ कौन सा शब्द या कौन सी लाइन क्या मिस्टेक है, मतलब कौन सी गलती है और कौन सी सही है। गलतियां शुद्ध और अशुद्ध हम दोनों पता कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा में, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो लड़की पढ़ता है, लड़की पढ़ता है। अब आप ये बताइए, तो आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि लड़की पढ़ता है, ये वैसे भी सूट देकर है, लेकिन ये आपकी भाषा आपने समझा है ना, क्योंकि आपने भाषा को पता है कि लड़की पढ़ता है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अब एक कारण आप खुद दिखा निकालिए क्यों नहीं हो सकता है। तो आप ये देख कर के इसको निकाल कर ये पाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि लड़की पढ़ती है, होता तो ठीक रहता। अच्छा, तो कैसे समझ, यहाँ पर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दोनों की आपने डिफरेंसेस कर दिया ना, तो अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस में पढ़ाया जाता है, लिंग में पढ़ाया जाता है। लिंग कहाँ पर मिलेगा, व्याकरण में मिलेगा। तो समझ में आ गई ना बात, कि लड़की के साथ आपका उसमें स्त्रीलिंग वाली ही क्रिया का यूजेज होगा। समझ में आई ना? तो इसी तरीके से व्याकरण का यूजेज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग लड़की की क्रिया के साथ अब स्त्रीलिंग पढ़ती होगा, शुद्ध वाक्य होगा लड़की पढ़ती है। सेम इसी तरह व्याकरण के अंतर्गत की जाती है और सारे रूल्स जो है। अब यहाँ पर व्याकरण परिभाषा जो है दिया गया है। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूपों का बोध होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूपों का बोध होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। भाषा का जब शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है उसको हम व्याकरण मतलब व्याकरण शास्त्र होता है। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा के सही रूप को मान्यता देकर उसे सर्वमान्य, सर्वग्राह्य और स्थायी रूप, जब उसको हम किसी भाषा को स्थायी रूप दे दें, उसको सर्वमान्य रूप दे रहे हैं और सर्वमान्य सर्वग्राही भी हो रहा है, तो ये भाषा का एक रूप हो जाता है जिसमें हम व्याकरण का यूजेज कर लिए हैं। तो थोड़ा सा और है, बस थोड़ा ही है, देख लेना और उसके बाद हम खत्म कर देंगे। यहाँ के बाद ये खत्म है, यहाँ के बाद क्या है, ये खत्म है, नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। इसलिए मुझे इतना ही बताना है, केवल केवल इतना बताना है। एक बार और थोड़ा सा रुक जाइए। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। व्याकरण जो होता है किसी भी भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। ये किसी भी भाषा को हो, व्याकरण जो वो निश्चित सीमा मतलब उसका एक लिमिट जो होता है उसको फिक्स कर देता है। उसकी जो बाउंड्री होती है उसको फिक्स कर देता है कि यहीं तक ये हो सकता है। ये व्याकरण जो होता है उसकी भाषा को निश्चित सीमा में बांध देता है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होता रहता है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है, व्याकरण इस परिवर्तन को समीक्षा करता है और व्याकरण इसको समीक्षा करता है, इसको क्रिटिसाइज करता रहता है और उसके हिसाब से नियमों की रचना भी करता है। जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन थोड़ा बहुत होता रहता है, उसी भाषा के आधार पर हमारे व्याकरण में भी नियम थोड़ा न थोड़ा बदलते रहते हैं, जिसके जरिए से हमारे व्याकरण की जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पर ये हो गया। और व्याकरण अशुद्धता को दूर करके उसे नवीन शुद्ध रूप प्रदान कर, मतलब नवीन रूप में, मतलब नए रूप में उसको प्रदान कर देता है। व्याकरण के अंग को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के भाग जो है, ग्रामर के जो अंग हैं उसको देखते हैं। तो ग्रामर के 3 अंग माने गए हैं मुख्य रूप से। पहला होता है वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। मतलब अगर आप ये तीनों पढ़ लिए तो समझ लीजिए व्याकरण में आप तेज हो गए। तीनों को पढ़ना है और तीनों का हम एक एक वीडियो अलग अलग चलेगा। तो वर्ड विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, तीनों को पढ़ा देंगे तो आप तब समझेंगे कि असलियत तो आज ये थी, मैंने हिंदी भी आज तक पढ़ा नहीं ठीक से, आज मैंने हिंदी को सच सच जाना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, सेकंड इसके बाद वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। स्वर व्यंजन आपको पढ़ाया जाएगा और स्वर व्यंजन आप इस तरीके से सीखेंगे, शायद इस तरीके से पहले सीखे नहीं होंगे और आपके सारे एग्जाम में काम भी आएगा। देखिए यहाँ पर और विचार, फोनोलॉजी इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है अक्षरों के वर्ड जिसको बोलते हैं, उसके आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। अगर वर्ण विचार की चर्चा करें तो जो आपका वर्ण लिखा जाता है, जैसे आपका एक का लिखे है ना, ये क्या लिखे हैं का, तो का के इसको आकार पर देखो कैसे ही बनता है इस तरीके से। और इसका प्रकार देखेंगे ये किस प्रकार में आता है, मतलब अगर ये व्यंजन है तो व्यंजन के कौन से व्यंजन, इसका प्रकार देखा जाएगा किस प्रकार में है। और फिर किस तरीके से लिखा जाएगा इसको देखा जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा,
ये लिखने का तो आकार, प्रकार और लिखावट यानी लिखने की जो भी विधि होगी इस और इसको फिर बोला कैसे जाएगा, उसको बोलने की जो जिस पर विचार किया जाएगा यही होता है वर्ण। एक शब्द को जब हम उसको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे तो ये जो हमारा जो होता है एक शब्द जो वर्ण होता है और फिर शब्द आ जाता है। शब्द क्या होता है इसको हम एटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटोमोलॉजी। तो एटोमोलॉजी क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्द का रूप होता है। शब्द के रूप में आप भेद देखेंगे, महत्व देखेंगे और उसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति वो शब्द किस तरीके से बना उसकी बनावट देखा जाएगा। यानी आपने क लिखा उसके बाद र लिखा, र पे आपने आ की मात्रा दिया फिर ए की मात्रा दिया, इसको तो करने क्या होगा? करने। तो ये शब्द कैसे बना, इसकी बनावट कैसे हुई, तो इसको समझना है। इसमें जो भी प्रत्यय उपसर्ग जैसे भी जो भी चीजें आपने जोड़ा है वो सारी चीजें समझे, कौन सा मात्रा जोड़ा, कौन से शब्द, कौन से ये सारे रूल्स जो होते हैं वो शब्द विचार में आपको सिखाया जाएगा। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार आपका होता है जैसे कि सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? इसके अंदर वाक्यों की रचना की जाती है। ये शब्द जो देख रहे हैं, करने जा रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने कर दिया। तो अब ये जो इतना बड़ा हो गया ना, यही तो हमारा हो गया सिंटैक्स है। उसके भेद देखेंगे, उपभेद देंगे, पारस्परिक संबंध देंगे, रूपांतरण देंगे और उनकी शुद्धता शुद्धता के साथ साथ विराम चिन्हों का आदि विचार किया जाएगा। वाक्य विचार जो होता है जब शब्दों को जोड़कर बहुत लंबा हम एक भाषा तैयार करते हैं जब ना, तो उसमें आपको वाक्य मिलेंगे और वाक्य में सारी चीजें होंगी, उसके भेद भी देखेंगे, उस भेद देखेंगे, उसका संबंध कैसे कैसे बन रहा है, रूपांतरण कैसे हो रहा है उसका और उसकी शुद्ध अशुद्ध कौन कौन सी चीजें हैं, चिन्हों का कहाँ कहाँ सही यूज है, ये सब आपको वाक्य विचार में सिखाएंगे। तो इतना था आज आपका ये चैप्टर आपको भाषा से जुड़ा हुआ था और शायद इन चीज़ों को आप पहले नहीं सीखे थे। अगर आपने अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट कर देना सर कि मैंने पूरा वीडियो देखा है और जो भी कमेंट करेगा मैं समझूंगा वो मेरे चैनल का एक अच्छा व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, माय फ्रेंड्स है। तो मैं उसको उसके लिए हिंदी का पूरा पूरा मैं ग्रामर धीरे धीरे करके ख़त्म करूँगा और एकदम हिंदी बेहतरीन से पढ़ाई जाएगी। इस तरीके से हिंदी पढ़ लेंगे तो आप हिंदी में कभी भी किसी भी एग्जाम में जाने जाएंगे देने तो आपको आ जाएगी हिंदी बहुत अच्छी तरीके से। ये बुक है और इसी से मैं लेकर चलूँगा और बुक जो है ये आपकी 5th लेवल की है। ऐसा नहीं है क्योंकि 5th लेवल ही प्राइमरी में आपको पूछे जाए, किसी टेट में देते हैं एग्जाम में, सी टेट हो, टेट हो, हाई टेट हो, मतलब एच टेट हो, चाहे जो देखें, चाहे जो भी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप संतोष कुमार पटेल को दीजिए, बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर यूट्यूब चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और इसकी प्ले लिस्ट भी मिलेगी।